निकट जल्दी से 1 मिनट में प्लीज जवाब दीजिएगा। अश्विनी जी फौरन उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं सर। निकट जी, मुझे कोई शौक नहीं है चारू जी, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो आप नैरेटिव प्रोपोगेट करते रहते हो ना कि पाकिस्तान की वाहवाही नहीं करनी। पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने का जज्बा मैं रखती हूँ, आप पता नहीं रखती होंगी या नहीं रखती होंगी, खैर हो गई पर्सनल बात। लेकिन आ जाते हैं, क्योंकि आपने कहा वाहवाही नहीं, मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार यूएस, चीन, बांग्लादेश, तुर्की, अलग अलग देश लगातार पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हुए थे और भारत के देश भारत के समर्थन में आपकी सरकार ने उस पर कुछ नहीं बोला। सुनिए, मैं पूर्णिमा जी किसी के बीच में नहीं बोली, इस प्रकार डिबेट आपने चारू पूर्णिमा जी चुप कराइए, आप इन्हें चुप कराइए, बात सुनेगा। मैं आपको गलत नहीं बोलने दूंगी। 200 देश खड़े हैं भारत। चारू जी आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकती हूँ। चारू जी आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकती हूँ, आवाज आपसे ज्यादा बुलंद रखती हूँ, तो मेरे बीच में के साथ बोलने की जरूरत है। मैं पूर्णिमा जी क्या बोल सकती हूँ? भारतीय जनता पार्टी के चारू प्लीज इनकी बात, चारू इनकी बात मैं सवाल पूछ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला जाते हैं। निकट अपनी बात। इन्होंने कहा देश की, अरे मैं तो चाहती हूँ कि मेरा देश आगे बढ़े, और मैं क्या 140 करोड़ जनता चाहती है कि मेरा देश लगातार आगे भी बढ़े और आत्मनिर्भर भी हो जाए, पर कैसे होगा? नहीं तो पर क्या राहुल गांधी भी ऐसा ही चाहते हैं? निकट राहुल गांधी भी ऐसा चाहते हैं क्या? राहुल गांधी, पूर्णिमा जी सुनिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए। पूर्णिमा जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं। ठीक है चारू इनकी बात होने दीजिए। चारू 10 सेकंड दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं। इनकी बात पूरी होने दीजिए। पहले चाइनीज ड्रोन याद कर लीजिए, उसके आगे बोलिएगा। ज्यादा आप बोल रही हैं। मुझे 10 सेकंड दीजिए पूर्णिमा जी। आप ना हैकल करें, चारू जी हैकल करें। चारू अरे इतनी बौखलाहट क्यों है चारू जी? ठीक है अपनी बात निकट अपनी बात पूरी करेंगे। निकट अपनी बात पूरी करेंगे। चारू प्लीज, बार-बार करने से डिबेट नहीं खत्म होता। ठीक है चारू प्लीज, चुप रहिए और फैक्ट सुनिए। ठीक है, चुप रहिए और फैक्ट सुनिए। आराम से सरकारी आंकड़े दे रहे हो, अपने सरकार के आंकड़े सुन लो। मेरी मत सुनो, सरकार के आंकड़े सुन लो। 2.5 लाख आज भी एवरेज इनकम सालाना लोगों की 2.5 लाख है। एक सेकंड प्लीज। चारू प्लीज बात पूरी होने दीजिए। चारू बात पूरी होने दीजिए। चारू प्लीज, चारू बात होने दीजिए प्लीज। कौन सी पार्टी से आती है? जहां पर मुझे ये बोलते थे कि वो जिस पार्टी से आती है, आप जिस पार्टी से आती है, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष उसी हिसाब से रखिए। ये बोला कि सेना नतमस्तक है मोदी के चरणों में, तो मत बोलिए, निकल मत बोलिए। मैं बोलने पे आऊंगी तो अपनी पार्टी के नेताओं के सामने आप अपनी मैं बता नहीं पाऊंगी कि किस प्रकार। लेट्स स्टिक टू फैक्ट्स प्लीज, अपनी बात को पूरा मैं तो आ रही हूं, फैक्ट बोलने दीजिए ना पूर्णिमा जी। मैं सवाल पूछ रही हूँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि बेरोजगारी का दर, जो युवा बेरोजगार है, वो 45% है भारत में आज की तारीख में मोदी सरकार में। जो एवरेज इनकम है युवाओं की सालाना, वो 2.5 लाख पर सीमित हो गई है, और 41% जो संपत्ति है पूरे देश की, वो महज 1% लोगों के पास है। और फूड इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई 12% हो गए। ये सिर्फ मोदी सरकार ही करा सकती थी। मोदी है तो सही बात है, मुमकिन है। और इन्होंने मुझ पे कहा कि आप कैसे ट्विटर हैंडल, आप बताइए ना। विजय शाह ने कैसे कह दिया कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है? क्या करा आपकी पार्टी ने? देवड़ा ने कैसे कह दिया उप मुख्यमंत्री ने कि सेना नतमस्तक है नरेंद्र मोदी के चरणों में? आपने क्या करा मुझे बताइए। रामचंद्र जागरा ने कैसे कह दिया कि हमारे जो वहां पर लोग शहीद हुए थे पहलगाम में, उनकी पत्नियां डरपोक थी, उनमें दिल नहीं था, जज्बा नहीं था, शौर्य नहीं था, नहीं तो वो ऐसे गोलियां ना खाने देती। क्या करा आपकी पार्टी ने? और सड़कों पे आपके नेता क्या कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है चारू प्लीज, चारू 2 सेकंड मुझे प्लीज। 3 मेहमान मेरे पास और हैं। मैं समझती हूँ आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए काउंटर्स हैं, बट प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। अश्विनी महाजन साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लोकल के लिए वोकल होने की बात की। बहुत पहले प्रधानमंत्री की तरफ से नारा दिया गया, और उसके बाद भी कई मंच से प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। आज भी ये प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि गांव-गांव जाकर व्यापारियों को ये शपथ दिलानी होगी कि वो विदेशी की जगह स्वदेशी को बेचें, और लोगों को भी विदेशी सामान की जगह स्वदेशी पर भरोसा करना होगा। इसमें भारत की कामयाबी किस हद तक आप देखते हैं? बीते 11 सालों में भारत जब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो इस मिशन को, इस विजन को धरातल पर लाने की उपलब्धि इस लीडरशिप में कैसी देखते हैं सर आप?
अश्विनी जी, मैं अश्विनी जी के पास एक बार मैं जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये राष्ट्रपति भवन से इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पद्म अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पद्म अवार्ड समारोह इस वक्त आयोजित हो रहा है राष्ट्रपति भवन में, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है पद्म अवार्ड से। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे अश्विनी महाजन जी जुड़ेंगे। अश्विनी जी, अगर आप मेरा सवाल सुन चुके हो तो जवाब सर। अश्विनी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? अश्विनी जी प्लीज कंफर्म कीजिएगा सर। ठीक है, अश्विनी जी के पास में जाने से पहले एक बार प्रेम कुमार सर आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अभी निकट ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है कि चीन इस देश के अंदर इसीलिए बैठा है क्योंकि मेक इन इंडिया विफल हो गया है। भारत उत्पादन करने से इनकार कर रहा है और मुझे चिंता है कि भारत एक बार फिर इस क्रांति को चीन को सौंप देगा। किसका स्टेटमेंट सर ये था? और दूसरा, आज आत्मनिर्भर क्षेत्र में भारत मजबूती के साथ जैसे आगे बढ़ रहा है, जिसने एक बड़ा योगदान दिया भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को एस्टैब्लिश करने का। कैसे आप देखते हैं भारत के इस विजन को और इस स्टेटमेंट को, जो कि भारत सरकार के मेक इन इंडिया कैंपेन को खराब बता रहा है? देखिए, ये बयान राहुल गांधी का कुछ समय पहले का था और निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हमारी उपलब्धि जो है वो प्रतिशत रूप में बढ़ी नहीं, कमतर रही, आंकड़े हैं। और जब दो कार्यकाल की हम तुलना करते हैं तो मनमोहन सिंह के रिजीम में जो 7.5% का ग्रोथ रेट 10 साल का था और मोदी जी के रिजीम में ये 6.5% से थोड़ा कम का है। तो ग्रोथ रेट में स्पष्ट रूप से ढलान है। रही बात आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है। एक आया कि चौथे नंबर के कि हम अर्थव्यवस्था हुए, हालांकि इसका क्लैरिफिकेशन भी है कि अभी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, तो उस पर भ्रम बना हुआ है। तो फिर भी हम 4.2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गए, चौथे नंबर पे बन गए हम, मान लीजिए। तो हम इस ग्रोथ को भी देखें तो 5वें से चौथे आने में 6 साल लगे हैं। समझिए, 6 साल में हम 5वें से चौथे आए हैं और इसका कारण हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेड लेवल पर नहीं रहना है, ये है। उसके बाद हम ये देखें कि जो ओवरऑल हमारा बाजार है, आत्मनिर्भरता है, कौन नहीं जानता। हम रोज घरेलू चीज़ों में देखते हैं, दिवाली आ जाए, होली आ जाए, चाइनीज के ही तो पटाखे होते, खेल की चीज़ें होती, और ऐसे आंकड़ों में भी $100 बिलियन से ज़्यादा चीन का ये करते हैं, आयात करते हैं। जब गलवान वाला कांड हुआ था उस समय भी ये कहा गया था, स्वदेशी पर जोर दिया गया था, नारा दिया गया, इसी तरीके से नारे दिए गए थे कि हम स्वदेशी करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन वो चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया गया था, मगर चाइना से कारोबार बढ़ा घटा नहीं, रूट भी चेंज हुआ लेकिन कारोबार बढ़ता गया। तो ये नारा वाकई क्या ईमानदार नारा है? हम तो चाहते हैं कि विदेशी वस्तुओं को, चाइनीज वस्तुओं की जगह हमारी वस्तुएं आए, मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लेकिन क्या रियल में मैन्युफैक्चरिंग हब बना है? क्या रियल में मेक इन इंडिया बना है? क्या हम असेंबल करके मेक इन इंडिया बनेंगे? सबसे बड़ा उद्योगपतियों में एक अडानी आते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते ही नहीं देश में कहीं भी, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते, सबसे बड़े उद्योगपति। ऐसे उद्योगपतियों का से देश का कैसे भला होगा जो मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करे ही नहीं? तो ये बड़ा संकट है कि मैन्युफैक्चरिंग रियल में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो 2014 से पहले क्या अप्रोच थी चीन पर निर्भरता के? सर नहीं, आप अगर इस बात से खुश हैं कि 2014 का जो अप्रोच था वही मोदी जी लेके चल रहे हैं, आप मान लीजिए। नहीं, मुझे तो क्योंकि जो समझ में आता है सर, 10वीं या 11वीं अर्थव्यवस्था हम हुआ करते थे 2014 में, और आप मुझसे ज्यादा बड़े जानकार हैं, आप मुझसे ज्यादा बड़े जानकार हैं। तो 2014 में हम लोग शायद 10वीं या 11वीं हुआ करते थे सर, और फिर उसके बाद आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने किस किस को पछाड़ा?
सर सबसे पीछे हमने किस किस को किया है, आप मुझे बता दीजिए। ऐसे बहुत सारे, यूके, फ्रांस जैसे देश, यूके और फ्रांस जैसे देश। सुन लीजिए, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 2007 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुए, 2014 में 2 ट्रिलियन हुए, फिर अगले 7 साल में हमको 4 होना चाहिए था, डबल होना चाहिए। डबल होने का टेंडेंसी हर 6.5-7 साल में रहता है, लेकिन हम नहीं हुए। 2004 से 14 तक सर हम कौन से नंबर की इकोनॉमी? नंबर तो वही कह रहे हैं, जब 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब हम क्रॉस करते हैं तो 3 ट्रिलियन के आसपास जितने भी देश मेरा ये सवाल वही उत्तर है। मेरा ये सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आपने 2014 से 24 का जिक्र किया कि हमें इतने सालों में हम कहां तक पहुंचे, इसीलिए 4 से 14 का प्रश्न इसी बात मुझे को हम क्लैरिफाई पूछना करते हैं कि जो 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी हुई, तो 3 से ऊपर के जितने आसपास के थे सबको हमने सुपरसीड किया और वो संख्या 11 से आई, 5वें पर आई। लेकिन ये जो हुआ, जो शुरुआती दौर में पहले टर्म में मोदी जी के, ये क्या पहले टर्म में जो उपलब्धि आई, ये पिछली सरकारों की उपलब्धि का परिणाम है। अगर ये इनके कार्यकाल की उपलब्धि का परिणाम होता तो हम सिर्फ 5 से 1 पायदान पर नहीं चढ़ते पिछले 6 साल में। ठीक है, चारू 30 सेकंड्स प्लीज, फिर उसके बाद मुझे अश्विनी महाजन जी से एक प्रतिक्रिया जरूर लेनी है, वो बहुत कम देर के लिए हमारे साथ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अर्थव्यवस्था को ऐसा समझते हो कि जादू की छड़ी उठाई हिला दी और भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया जादुई तरीके से। ऐसे नहीं होता है, काम करना पड़ता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान हमारे जीडीपी में 21% तक बढ़ चुका है, नियरली 21%। आपको याद होना चाहिए था, मोदी सरकार के पहले कोई जोर नहीं था इंडिया में कुछ भी प्रोड्यूस करने का, था ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये कल्चर ही नहीं था। अभी थोड़े समय पहले आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, मैं आपको ये भी याद दिला दूं, मनमोहन जी के समय पर इन्फ्लेशन 8.25 से नीचे कभी हुआ नहीं। इस बार अप्रैल 2025 का इन्फ्लेशन 3.16 का है, लोएस्ट सिंस 2019 आफ्टर कोविड। आप अभी जो आंकड़े दे गए थे, इसमें आप भूल गए हैं कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन हुआ है कोविड के 2 से 3 साल में। ये आंकड़े आप भूल गए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये भी बता दूं, चाहे ईपीएफओ का डेटा हो या ईएसआईसी का डेटा हो, पूर्णिमा जी, ये डेटा बिल्कुल साफ रूप से दिखाता है कि हमारे देश में 1 साल में ईपीएफओ के द्वारा 1.45 मिलियन नए जॉब लगे हैं और ईएसआईसी जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स है, बैंक अकाउंट खुलते हैं, इसके द्वारा 5.9% इंक्रीज हुआ है, 1.63 मिलियन नए जॉब